नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ बैंगलोर से डॉक्टर सुनील भट्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील डायरेक्टर हैं और क्लिनिकल लीड हैं पेडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नारायणा हेल्थ सिटी बैंगलोर में। और इसके साथ-साथ डॉक्टर सुनील वाइस चेयरमैन हैं ऑन्कोलॉजी कॉलेजियम नारायणा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपके प्रोग्राम पे आने के लिए। सर, मैं आज आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा, जो सिकल सेल डिसऑर्डर होता है, जिसके बारे में लोगों को अभी अवेयरनेस बहुत कम है। सर, ये एक्चुअली होता क्या है? क्या है सिकल सेल डिसऑर्डर? देखिए, मैं पहले तो बताऊंगा कि सिकल सेल्स को क्यों बोलते हैं और कैसे होता है, उसके बाद में बात करते हैं। सिकल सेल हमारे ब्लड में जो रेड सेल जिसको बोलते हैं, जो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, जो ब्लड की सेल्स हैं, उनकी जो शेप है वो होती है बाइकनकेव। बाइकनकेव का मतलब है वो राउंड शेप है, और जो बीच वाला पोर्शन है वो दबा रहता है। डिस्क जैसे जैसे हमारे कैरम की गोटियां होती है, वैसे जो है हमारी जो है सेल्स होती है, रेड सेल्स वैसे होती है। लेकिन सिकल सेल में इन सेल्स का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। सिकल मीन्स वो ऐसे जो है वो कैरम की गोली गोल नहीं, वो एक सिकल जैसे शेप जो है वो धारण कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें एक जेनेटिक चेंज होती है, एक जीन लेवल पे एक चेंज होती है, और जीन लेवल की चेंज से उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है रेड सेल का, वो बिगड़ जाता है। अब शेप बिगड़ने से क्या होता है कि जो जो हमारी रेड सेल्स हैं, उनको नेचुरली हमारी खून की नलियों के थ्रू जाना है, और हमारी खून की नलियां कुछ बड़ी हैं, कुछ बहुत पतली हैं। बड़ी बड़ी तो हम अपने बॉडी पे खुद भी देख सकते हैं, लेकिन जो बहुत पतली वाली जो जो नलियां हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, उनका जो जो डायमेंशन, उनका जो डायमीटर है, वो बहुत 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 कम है। मतलब कुछ मिलीमीटर भी नहीं है, वो माइक्रोन जिसको हम बोलते हैं, माइक्रोन का उसका डायमीटर है। और उसके थ्रू इस रेड सेल को जाना है, इस लाल जो सेल को जाना है। और अगर उसकी शेप नॉर्मल नहीं है, जैसे ये शेप उनकी जब बिगड़ जाती है, वो क्या करते हैं, वो कैपिलरीज में फंस जाती है और फंसने से हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो खून का जो दौरा है, उन उन कैपिलरीज के थ्रू वो रुक जाता है, और उस वजह से इसके जो सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अब ये सर, इसे जेनेटिक कंडीशन है, मैंने बताया आपको। तो आता है कहाँ से? पेरेंट्स से आता है। पेरेंट्स का मतलब है माँ बाप से आता है। माँ बाप इस थैलेसीमिया के कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स का मतलब है कि उनमें एक जीन नॉर्मल है, एक जीन खराब है। क्योंकि उनका एक जीन नॉर्मल है, उनको ये पता भी नहीं होता कि उनके सिकल सेल कैरियर है अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो नॉर्मल जीन है वो अपना काम कर लेता है, अपना काम नॉर्मली अपना काम कर रहा है। लेकिन जैसे हमारे पास दो आंखें, अगर एक आंख नहीं भी काम करे तो हम देख सकते हैं दूसरी आंख से। वैसे दो किडनीज हैं, अगर किडनी एक काम नहीं करी, दूसरी किडनी अपना काम कर रही, तो पता भी नहीं होता किसी को कि एक ही किडनी के लाइफ लॉन्ग वो जी रहा है किडनी के साथ। वैसे ही इनमें दो जीन्स में एक जीन में खराबी होती है और एक जीन जो है नॉर्मली अपना काम करता है। लेकिन जब ऐसे दो लोग शादी करते हैं, उनका बच्चा होता है, 25% चांसेस है उस बच्चे में ये दोनों खराब वाले जीन एक साथ में आ जाए। और अगर वो दोनों खराब वाले जीन एक साथ में आ जाते हैं, तो सिकल सेल डिजीज जो है वो उसके लक्षण आते हैं, और जिसमें ये सेल्स की जो शेप है वो बिगड़ जाती है, और उसकी वजह से हमारे जो कैपिलरीज में, जो हमारी खून की नलियां हैं पतली वाली, उसमें सेल्स फंस जाती हैं, और उसकी वजह से हमारे जो सिम्टम्स आते हैं इस बीमारी को लेकर। सर, इसमें किस तरह के सिम्पटम्स आते हैं बच्चों में, जिससे पता चले और लोग डॉक्टर्स तक पहुंचे? तो देखिए, सिकल सेल जो डिजीज है, ये हम उसको कहते हैं बहुत हेट्रोजेनस है। हेट्रोजेनस का मतलब है कि कभी कभार ये बहुत सीवियर, बहुत ही आक्रामक जो है रूप अपनाती है, या कभी कभी थोड़ा माइल्ड रूप अपनाती है। तो अगर जैसे हमारी कंट्री में लाखों लोग हैं सिकल सेल से जो ग्रस्त हैं, डिजीज से जो ग्रस्त हैं, इनमें कुछ हजारों में ये बीमारी बहुत तीव्र होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। कुछ में माइल्ड भी हो सकती है, जिसमें ज्यादा उनको परेशान नहीं करती है। तो इस डिजीज को हम यूजली पहले एक दो साल में, ज्यादातर पहले एक दो साल में डायग्नोज होती है, लेकिन कभी कभार उसके बाद भी डायग्नोज होती है। स्पेशली में माइल्ड जो वेराइटी है उसमें थोड़ा बाद में भी डायग्नोज हो सकती है। अब यूजली ज्यादा जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि इन बच्चों में पेन क्राइसिस होता है। पेन क्राइसिस का मतलब है कि उनको शरीर में दर्दें शुरू हो जाती हैं, स्पेशली हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर। तो बहुत कॉमन है छोटे बेबीज में, जो एक साल से कम है या 1.5 साल से कम है, उनकी जो उंगलियां हैं, छोटे छोटे जॉइंट है उंगलियों के, वहां पे पेन होता है, उनमें स्वेलिंग होती है। ब्लड का लेवल कम हो सकता है, जैसे ब्लड का जो नॉर्मल होना होना चाहिए, उससे ब्लड का लेवल थोड़ा कम हो सकता है। आपकी आंखों में थोड़ा पीलापन आ सकता है, उसको जॉन्डिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में।
तो शुरू शुरू में ये 3-4 चीजें, पेन होना, जोड़ों में सूजन होना, हड्डियों में, पतली हड्डियों में, छोटी हड्डियों में सूजन होना, ब्लड का लेवल थोड़ा कम होना, जॉन्डिस होना, चिड़चिड़ापन, ये इनिशियल जो सिम्टम्स है ये है। तो इससे हमको हमको गेस कर सकते हैं, या हमको ये सस्पिशन होना चाहिए कि क्या इनमें ये सिकल सेल की प्रॉब्लम तो नहीं। सर, इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? तो पहले ट्रीटमेंट में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिम्टम्स हमने जो शुरू शुरू में जब हम जैसे बता रहे हैं कि ये इससे पता चल सकता है ये सिम्टम्स से, लेकिन ये जब डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस एकदम आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये शरीर के हर हिस्से में इफेक्ट कर सकती है। जॉइंट्स, बोन्स का तो हमने बात करी, ब्लड की हमने बात करी, जॉन्डिस की बात करी, लेकिन ये लंग्स, छाती को असर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट सिंड्रोम। जैसे निमोनिया बनते हैं, वैसे ही सिकल सेल से निमोनिया जैसा जो है कंडीशन हो सकता है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, एडमिट करना पड़ सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। आपका अल्सर्स, स्किन के ऊपर, स्पेशली लेग्स के ऊपर, टांगों के ऊपर अल्सर्स बनना जो कि हील ही नहीं होते हैं। किडनी में असर कर सकती है, किडनी का फंक्शन को डिटीरिएट कर सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है लॉन्ग, अगर आपका सिकल सेल काफी देर तक है तो किडनी फेल हो सकती है। हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब हड्डियां जो अंदर से गल सकती है, सड़ सकती है, उसको बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस, स्पेशली हमारे हिप बोन्स। तो उससे काफी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है काफी इंपेयर होता है। और सबसे जो डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस को बोलते हैं स्ट्रोक, मतलब ब्रेन में ब्लड की रुकावट की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, जिससे पैरालिसिस हो सकता है, एक शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर सकता है, और वो सबसे डेडली कॉम्प्लिकेशन है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सिकल सेल से डायग्नोसिस होने के बाद में। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है सिकल सेल की, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो आपका जिंदगी की जो क्वालिटी है, वो काफी इफेक्ट होता है। आप अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, पेन हो रहा है, रोज पेन की दवाइयां खानी पड़ रही है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी सफर करता है। तो आपका जो सवाल है, उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम सिकल सेल की ट्रीटमेंट को 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, उसको पेशेंट को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं सिकल सेल के साथ, और दूसरा है इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, इसको हमेशा के लिए ठीक कैसे किया जा सकता है। एक तो ये ऑप्शन है कि आप इसको मेडिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में यूजली हम इनको कुछ मल्टीवाइटमिन, जैसे फोलवाइट एक बहुत जरूरी एक वाइटामिन है, वो दिया जाता है। एक दवा इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया, काफी सिकल सेल बच्चों को दिया जाता है, और उससे थोड़ा फायदा होता है उनको। उससे फायदा क्या होता है कि जो सिकलिंग, जो शेप जो है गड़बड़ हो रही है उनकी, उसकी शेप जो है थोड़ा सा इंप्रूव होती है, और उसकी जो पेन क्राइसिस और जो कॉम्प्लिकेशन अभी बात कर रहे थे, उसमें उनको फायदा होता है। कुछ लोगों को जिनको बहुत ज्यादा पेन हो रही है बार बार, या किसी को स्ट्रोक हुआ है, या किसी को बार बार चेस्ट में, छाती में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन बच्चों में हम एक एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफर किया जाता है। एक्सचेंज ट्रांसफर का मतलब है कि उनका ब्लड को बदला दिया जाता है, उनका ब्लड को बाहर निकाला और जो नॉर्मल आदमी का ब्लड को अंदर डाला जाए। जिससे क्या होगा कि जो शेप है, क्योंकि शेप गड़बड़ थी, वो हमने निकाल दिए, खराब शेप वाले सेल्स, दूसरे के शेप के सेल्स अंदर डाल दिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये टेम्पररी है। आपका जो नया वाला सेल्स किसी आपने डाला है उसके अंदर एक्सचेंज ट्रांसफर द्वारा, वो अपना 4-6 हफ्ता अपना काम करेगी, अल्टीमेटली तो अपना खुद का ब्लड बनना है, वो सिकल सेल जैसा ही बनेगा। तो इसलिए कुछ इन बच्चों को ये 6 एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जो रिक्वायरमेंट है, वो रेगुलर हो सकती है, ये सिम्टम्स को खत्म करने के लिए। अब दूसरा जो पहलू वो है ट्रीटमेंट, क्योरेटिव ट्रीटमेंट। उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, हमेशा के लिए कैसे क्योर किया जा सकता है। हमेशा क्योर करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है, इसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसमें क्या किया जाता है कि इनका बोन मैरो को डिस्ट्रॉय किया जाता है, नष्ट किया जाता है, और किसी डोनर की सेल्स इनको दी जाती है, उस सेल्स इनके अंदर चली जाती हैं, उनको नया वाला बोन मैरो वो काम करना शुरू करती है। उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिकल सेल में काफी दशकों से चल रहा है, और अभी पिछले 5-8 साल में इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। 85 to 90% लोग आप ठीक कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा। स्पेशली वो बच्चे जो वो पेशेंट्स जिनमें ये, जैसे हम बता रहे थे, इनकी सिम्टमटोलॉजी जो है वो ज्यादा मॉडरेट और सीवियर की तरफ है। इसका अगर माइल्ड सिम्टम्स है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करा, तो छोड़ सकते हैं विदाउट कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। लेकिन जिनका मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स हैं, उनको हमको ट्रांसप्लांट के द्वारा हमको ठीक किया जा सकता है। एक और ट्रीटमेंट जो एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, उसको बोलते हैं जीन थेरेपी, जिसमें हमको डोनर नहीं चाहिए, हमको पेशेंट का ही खुद का सेल्स लिया जाता है, स्टेम सेल्स, उनको मॉडिफाई करके, जीन मॉडिफाई करके, जीन जो खराबी थी हमारी, जो बताया सिकल सेल में, उसको ठीक करके वापस उसी मरीज में वापस दिया जाता है। उसको बोलते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का प्रॉब्लम यह है कि अभी इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है,
बाहर भी कुछ ही सेंटर्स में अवेलेबल है और अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसका ट्रीटमेंट जो कॉस्ट अभी बहुत ही हाई है। तो होपफुली हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अगले सालों में इंडिया में भी कुछ ग्रुप्स काम कर रहे हैं सिकल सेल को जीन थेरेपी को लेकर। कुछ सालों में ये हो सकता है कि इसके लिए इंडिया में भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, और यहाँ पे ऑफकोर्स अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा तो काफ़ी रिजनेबल कॉस्ट पे होगा, काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे रहेगा एज कम्पेयर टू द जो भी अभी जो अवेलेबल है उसके कंपैरिजन। धन्यवाद। सर, एक आपने बात की क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की, तो जो जिनका क्योर हो जाता है, क्या उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? बिल्कुल। सो जिनका सिकल सेल हमने ट्रांसप्लांट के द्वारा, या जैसे जीन थेरेपी की बात कर रहे थे, वो ऑफ कोर्स हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है और जो बच्चे ठीक हो रहे हैं उसी ट्रांसप्लांट से, जिसका चांसेस 85 to 90% है एक्चुअली, उनको अगर हम ट्रीट करें और वो ठीक हो जाए ट्रांसप्लांट के बाद, तो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उनका जो 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 ये प्रॉब्लम था रेड सेल का, जो उसकी शेप गड़बड़ थी, जब वो करेक्ट हो गई तो वो बिल्कुल अपना नॉर्मल जीवन बिता सकते हैं। सिर्फ एक कॉशन है यहाँ पे, एक जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो ये कि कभी कभार हम काफी लेट हो जाते हैं। लेट होने का मतलब है किसी को अगर ऑलरेडी स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक टांग काम नहीं कर रहा है, ट्रांसप्लांट के बाद में वो ठीक नहीं हो पाएगा। वो सिकल सेल तो ठीक हो गया, लेकिन जो ऑलरेडी डैमेज कर चुका है वो डैमेज ठीक नहीं होगा। किसी का अगर किडनी फेलियर ऑलरेडी हो चुका है, ट्रांसप्लांट सिकल सेल डिजीज ठीक हो गया और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन वो ऑलरेडी जो, तो इसलिए इन इन कंडीशंस में हमको राइट स्टेज पे, राइट पॉइंट, टाइम पॉइंट पे ऐसे वाली ट्रीटमेंट्स देनी पड़ेगी, सो दैट उनको ऑलरेडी जो डैमेज, जो उनको ज्यादा सीवियर डैमेजेस ना हो ट्रांसप्लांट से पहले, क्योंकि उसका जो बेनिफिट, जो लाभ है, इतना नहीं मिल पाएगा। किसको ऑलरेडी स्ट्रोक हो गया तो उसको आप इतना लाभ नहीं दे पाओगे ट्रांसप्लांट के बाद। अच्छा डॉक्टर सुनील, आपसे आखिरी में एक चीज लेना चाहूंगा कि क्या इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और ये बिल्कुल एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है। प्रिवेंटेबल कंडीशन कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों माँ बाप ये जीन को कैरी करते हैं। अगर इन माँ बाप को पता हो इनको ये जीन कैरी कर रहे हैं, उनको, इसको बोलते हैं सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल ट्रेट, तो हम इनके आने वाले बच्चे को बचा सकते हैं सिकल सेल से। कैसे? दो तरीके हैं। एक तरीका है कि इसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, मतलब हम उनका माँ बाप का एम्ब्रियो बनाया जाता है स्पर्म को लेके बाहर, जो एम्ब्रियो में सिकल सेल नहीं है उसको माँ के अंदर वापस आईवीएफ के द्वारा डाला जाता है। तो एक तरीका ये है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है लेकिन ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है जो बहुत सिंपल तरीका है, वो है कि 10 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी के टाइम पे एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है मदर के अंदर, जिसमें हम देख सकते हैं कि नया जो बेबी है, जो प्रेगनेंसी है, वो नॉर्मल है या उसमें थैलेसीमिया का, सिकल सेल का जो है डिजीज तो नहीं है। अगर एक जीन एबनॉर्मल है या दोनों जीन नॉर्मल है तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दो जीन एबनॉर्मल है तो सिकल सेल होने का चांसेस है बच्चे को, उसमें एक ऑप्शन है अबॉर्शन का, फैमिली ले सकती है। लेकिन हम इससे पहले भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि जो ऑलरेडी माँ बाप ऑलरेडी मैरी कर चुके हैं और वो बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमको ये कैंपेन जो है सिकल सेल प्रिवेंशन का स्कूलों में, कॉलेजेस में करना पड़ेगा, शादी से पहला करना पड़ेगा, सो दैट इनको शादी से पहले, जो दंपति शादी करें उससे पहले इनको पता हो कि भाई सिकल सेल कैरियर है हम दोनों। एक चॉइस है कि अगर वो दोनों कैरियर्स है तो दे कैन चूज कि नॉट टू मैरी, लेकिन अगर वो मैरी भी करते हैं तो हमारे पास तरीका है बाद में इसको प्रिवेंशन करने का। तो कहने का मतलब है कि अवेयरनेस ही एक तरीका है इसको प्रिवेंट करने का। अगर हम सब लोग अपना सिकल सेल का कैरियर जान पाए कि मेरा क्या है, मैं कैरियर हूं कि मैं नॉर्मल हूं, मेरा पार्टनर क्या है, वो कैरियर है कि नॉर्मल है, तो हम इस बीमारी को आगे रोक सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल जो है वो है गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस का। जब उनके पास पहली बार फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम बच्चा, माँ बाप जाते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के फर्स्ट विजिट के अंदर, अगर ये टेस्ट कर ले इनका HPLC जिसको बोलते हैं, हम पता कर सकते हैं कि कैरियर है कि नहीं है, उसमें हम वहीं पे उसको पकड़ सकते हैं और वहां पे इस टेस्ट को किया जा सकता है। तो काफी सारे तरीके हैं प्रिवेंशन करने का, और हमको इसके बारे में बात करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत ही पर्टिकुलर है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ में बहुत काम कर रहे हैं सिकल सेल प्रिवेंशन को लेके, और एक एक विजन और एक ड्रीम, एक गोल लिया है गवर्नमेंट ने, वो ये कि 2030 तक हम सिकल सेल को इरेडिकेट हमारी कंट्री से करें। उसके बारे में बहुत काम चल रहा है। एक डिफिकल्टी ये है कि ज्यादातर सिकल सेल जो डिजीज है वो ज्यादातर आपके
ट्राइबल एरियाज में है, पिछड़े हुए एरियाज में ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी है, तो वहाँ पे पेनिट्रेट करना, वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। आई थिंक ये सारे जो अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या आपका इनिशिएटिव है, ये उन सब पे पहुँचने का एक ज़रिया है, और हम सोचते हैं कि अगले कुछ सालों में प्रिवेंशन के ऊपर काफ़ी काम होगा और ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिकल सेल को। तो डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त थे। सो व्यूअर्स, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और समझिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको जागरूकता से रोका जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में आप लोग भी साथ जुड़ें, और इसको केवल अपने तक ना रखें, इसको और लोगों के साथ भी साझा करें, ताकि इस जागरूकता की मुहिम को बढ़ाया जा सके। सर, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका से।